दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में 21 और 22 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, जो कि आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी होंगे। जो भी नए छात्र पहली बार इस श्रृंखला के साथ जुड़े हैं, आपको बता दूं, इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के क्लास की जो पीडीएफ फाइल होती है, आप निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको तमाम पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न था कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था, आपको बतलाया था। अभी हाल ही में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए इस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। क्योंकि यहाँ पर बात हुई अंजुमन इस्लामिया हॉल के बारे में, तो कुछ बेसिक सी जानकारी है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने यहाँ पर संक्षेप में दर्शाया है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में 14वें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि बात करें हम अंजुमन इस्लामिया हॉल की, तो ये पटना में अशोक राजपथ पर अवस्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और हमने आपको जानकारी दिया था कि इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को। एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। हालांकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित एक जानकारी ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 1921 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। लेकिन बिहार में इसके औपचारिक स्थापना की बात करें तो ये 1934 में हुई थी इसके औपचारिक स्थापना। और ये कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 69वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है, सभी जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप बिहार में आयोजित होने वाली खास करके बीपीएससी जैसे एग्जाम की बात करें, इसकी तैयारी आप घर बैठे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस पर सिलेबस आधारित नोट्स आपका है, बिहार जीके है, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है। साथ ही आपके बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो नया एग्जाम होगा 69 बीपीएससी एग्जाम 30 सितंबर 2023 को, इस एग्जाम को लेकर के बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। तो तमाम चीजें आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी किया है या फिर कितनी राशि का आवंटन किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कुल मिलाकर 603 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 603 करोड़ रुपए जारी किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की, तो ये आखिर है क्या, इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी हमने यहाँ पर लिखा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को, यहाँ पे को शब्द छूट गया है, तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाने का इसका लक्ष्य है, जिसको लेकर के इसकी शुरुआत की गई थी। और अभी हाल ही में इसके कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए या फिर इसको कार्यों को निष्पादित करने के लिए कुल मिलाकर 603 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस योजना को केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और बिहार राज्य संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना के प्रावधानों से पूरा किया जाना है। यानी कि भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से इस योजना को कह सकते हैं, इस योजना के कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर कुछ बातें और भी है, एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है कि हाल ही में बिहार सरकार ने अपना 18वां आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया था।
और इस 18वें आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो इसके तहत स्वास्थ्य संरचना के मामले में जमुई अव्वल रहा, जबकि बात करें हम सीतामढ़ी जिले की तो ये सबसे अंतिम पायदान पर रहा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हालांकि आपको एक बात यहाँ पर ये बता दूं कि जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, ये बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाने का इसका लक्ष्य है। लेकिन एक प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, आपको याद होगा अगर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट किए होंगे या फिर करंट अफेयर्स की तैयारी किए होंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिला होगा। दरअसल आपको एक जानकारी मैं ये दे दूं इनसे संबंधित कि बिहार का पहला जो ओडीएफ फ्री जो जिला है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि खुले में शौच मुक्त जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सीतामढ़ी। ये यहाँ से ध्यान रखें, 2018 में बिहार का पहला खुले में शौच मुक्त जिला बना था कौन, तो सीतामढ़ी। आप सभी को याद होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। अति महत्वपूर्ण है, बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों की जब भी बात होती है तो एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। ऐसे में यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो कुल मिला के 63 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे विस्तृत एक्सप्लेनेशन में बात करें तो इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 यानी कि निजडैम 2023 के माध्यम से बिहार के 63 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार के इन 63 खिलाड़ियों में से 46 बालक और 17 बालिका शामिल है। दरअसल राष्ट्रीय कैंप में उन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि बात हुई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे कि भारतीय खेल प्राधिकरण कहा जाता है हिंदी में, यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। और आपको ध्यान रखना है कि जिसे कि भारत के खेल विकास के लिए या फिर भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था। यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये 1984 में हुई थी। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की पहचान करना है। जब भी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बने तो सारे विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमारा पहला विकल्प है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, तो ये विकल्प हमारा सही है। विकल्प नंबर बी है कि भारत की आबादी बढ़कर हो गई है 142.86 करोड़, तो ये भी विकल्प सही है। विकल्प नंबर सी हमारा है कि आबादी में चीन अब तीसरे स्थान पर है। एक्चुअली में ये कथन हमारा असत्य है क्योंकि चीन तीसरे नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर है। जबकि बात करें हम ऑप्शन नंबर डी की तो यहाँ पर है कि सबसे अधिक आबादी वाला देश है पाकिस्तान, तो ये भी कथन जो है या फिर ये भी विकल्प हमारा असत्य है। तो दो विकल्प यहाँ पर हमारा सत्य है, ए और बी। फाइनली इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ तक पहुंच गई है। दरअसल इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप ध्यान रखेंगे, अर्थात इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत अब आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ पहले स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि चीन जो पहले स्थान पर था, लेकिन अब जो नवीनतम रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या की, तो ऐसे में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत 142.86 करोड़ आबादी के साथ पहले स्थान पर यानी कि शीर्ष स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार चीन की जनसंख्या जो है 142.57 करोड़ है। जबकि वहीं पर हम बात करें अगले पॉइंट की तो अगले पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी अब चीन के मुकाबले लगभग 29 लाख अधिक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ये सारे जो आंकड़े हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी पिछले एक साल में 1.56% बढ़ी है। जबकि एक और फैक्ट है कि अमेरिका सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, यानी कि भारत पहले, चीन दूसरे और अमेरिका इस मामले में यानी कि जनसंख्या के सर्वाधिक संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो इस वजह से यहाँ पर हमने ये सारे तथ्यों को शामिल किया है। क्योंकि जब आप चीजों को बार बार देखते हैं तो ये आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो आपको ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क अमेरिका में है और वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं इसके। बात करें आधिकारिक भाषाओं की तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी,
स्पेनिश, अरबी और चीनी आधिकारिक भाषाएं हैं यहाँ की संयुक्त राष्ट्र की। जबकि बात करें वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एंटोनियो गुटेरस कहाँ के रहने वाले हैं, तो एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक अहम जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है और यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है। इससे 6 प्रमुख अंगों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, और इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो ये कुल मिलाकर 6 प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र के। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं यहाँ पर आगे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अज्ञात शवों को पहचानने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत ज्यादा खबरों में है, ध्यान रखेंगे। ऐसा डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अज्ञात शवों की पहचान के लिए एक डीएनए डेटाबेस तैयार किया है। साथ ही इस डेटाबेस की मदद से राज्य के निवासियों को अपने सगे संबंधियों की सटीक तलाश करने में काफी मदद मिलेगी। यानी कि यहाँ पर इसे लाने का उद्देश्य क्या था, जब आप चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे तो इसका एक ही मकसद है कि जो अज्ञात शव यहाँ पर पाए जाते हैं उसका पूर्ण रूप से पहचान करने के लिए ही ये लाया गया है। दरअसल बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक वर्ष कुछ ऐसे लाश मिलते हैं जो कि सैकड़ों के तादाद में होते हैं, जो कि अज्ञात होते हैं। तो इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में इस तरह का पहल अपनाया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला भारत या फिर देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने शामिल किया है, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसानों का समर्थन करने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री हैं, तो इनके नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में संजीवनी नामक एक पहल शुरू की है। आपको ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के संजीवनी अगर योजना की बात करें या फिर इस पहल की बात करें तो ये किसानों से संबंधित है। किसानों का समर्थन करने और उनकी आजीविका को बढ़ाने के उद्देश्य से अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन की ओर से भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग दिया गया है। आपको ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की ये कांगड़ा चाय काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ऐसे में अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन की तरफ से इसे भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जीआई टैग के बारे में, तो जीआई टैग के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीआई टैग का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि 1999 के एक्ट के आधार पर किसी वस्तु या उत्पाद को उनसे संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को दिया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, जीआई टैग मिलने से किसी वस्तु की जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है वो आसान हो जाती है, उसे एक अलग पहचान मिलती है। और अभी हाल ही में 2023 में बिहार के पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। और इस तरह से देखें, कृषि उत्पाद की श्रेणी में देखें तो बिहार से ये छठा कृषि उत्पाद है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। हालांकि जीआई टैग की बात करें बिहार के संदर्भ में तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार को अब तक 3 श्रेणियों में जीआई टैग मिला है। एक श्रेणी है हस्तकला, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा श्रेणी है खाद्य पदार्थ है, जो कि एकमात्र खाद्य पदार्थ है सिलाव खाजा, और तीसरा श्रेणी है कृषि। ये तीनों श्रेणी में बिहार को जीआई टैग मिला है। और जो नवीनतम जीआई टैग है बिहार का वो है मरचा चावल, जो कि कृषि के लिए मिला अभी हाल ही में। इससे पहले मिला था 16 अगस्त को, शायद अगस्त 2022 में ही मिला था मिथिला मखाना को, जो कि आपको ये भी ध्यान रख लेना है। सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, जितने भी छात्र बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ध्यान रखेंगे, चैनल पर एक करंट अफेयर्स सीरीज का या फिर करंट अफेयर्स की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, जो कि आपको हूबहू टेस्ट वाली फीलिंग देगा। यहाँ से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट चैनल पर अपलोड हुआ है, जहां पर विगत 6 महीने के सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का संग्रह किया गया, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप वहां से फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना, इस टेस्ट सीरीज को हमने 69वीं बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से डिजाइन किया है। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि 40 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हूबहू ये आपको टेस्ट वाली फीलिंग देगा वीडियो फॉर्मेट में।
आपका टाइमर लगा है इसमें और आपको टाइम के आधार पर प्रश्न का राइट आंसर का चुनाव करना होता है। आप वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हाल ही में ये वीडियो अपलोड हुआ, जाके इसका पहला पार्ट देखिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला हो जाएगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल में 6000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे यहाँ पे पहला जो विकल्प है ये है डेविड वार्नर, जिन्होंने 165 पारी में 6000 से अधिक रन या फिर 6000 का रन का आंकड़ा पूरा किया था। तो ये विकल्प या फिर ये मिलान हमारा सही है। जबकि बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली को इस मुकाम पर पहुंचने में 188 पारी लगा, शिखर धवन को 199 पारी, ये भी दोनों विकल्प सही है। वहीं पर रोहित शर्मा की बात करें तो 227 पारी में इन्होंने 6000 रन का आंकड़ा पूरा किया। तो कुल मिला के अभी आईपीएल की बात करें तो 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6000 से अधिक रन बनाया है आईपीएल में। इस आधार से देखें तो चारों विकल्प सही है। हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थात विकल्प नंबर ई। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि रोहित शर्मा आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, जिन्होंने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीता है। दरअसल यहाँ पर हमने रोहित शर्मा के बारे में जिक्र क्यों किया, क्योंकि अभी हाल ही में रोहित शर्मा इस सूची में शामिल हुए, यानी कि अब तक कुल मिला के 3 ही ऐसे खिलाड़ी थे, डेविड वार्नर, विराट कोहली और शिखर धवन। लेकिन अभी हाल ही में रोहित शर्मा 6000 के रन का आंकड़ा को पूरा करने वाला चौथा बल्लेबाज बना है। तो रोहित शर्मा आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो अब तक 5 बार आईपीएल ट्रॉफी इन्होंने अपने नाम किया है, यानी कि आईपीएल की जो सबसे सफल टीम है यह है मुंबई इंडियंस। हमारा अगला पॉइंट है कि इस वर्ष 2023 में आईपीएल का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी संस्करण में रोहित शर्मा अपनी 227वीं पारी में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए, यानी कि यहाँ पर हम इंडियन और ओवरसीज दोनों प्लेयर की बात कर रहे हैं और इस आधार पर देखें तो कुल मिला के ये दुनिया के चौथे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 6000 रन का आंकड़ा पूरा किया है आईपीएल में। हमारा अगला पॉइंट है, इससे पहले यह उपलब्धि विराट कोहली, शिखर धवन और डेविड वार्नर ने हासिल किया था। दरअसल आपको ये ध्यान रखना है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अर्थात आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं और उन्होंने यह उपलब्धि आईपीएल सीजन 14 में अपनी 188वीं पारी में हासिल किया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। क्योंकि बात हो रही आईपीएल की, तो अभी हमने जानकारी दिया ये इसका 16वां संस्करण है, जबकि पिछले संस्करण की बात करें तो पिछला संस्करण जो था 15वां संस्करण, ये गुजरात टाइटन यानी कि जीटी ने अपने नाम किया था इस खिताब को। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पहली बार 2021 में आईपीएल में शामिल हुआ था एज ए टीम, लेकिन इस खिताब को गुजरात टाइटन ने अपने नाम किया। किसकी कप्तानी में, ये भी पूछे जा सकते हैं, तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। जबकि फाइनल मुकाबला जो खेला गया था ये राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटन के बीच में खेला गया था। तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस 15वें संस्करण का विजेता रहा था। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। तो ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने अंतिम 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, जिसमें कि ईसर द्वितीय, एम्सलैंड और नेकर वेस्टहैम द्वितीय को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तो तीनों जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र संबंधित है ये जर्मनी से ही संबंधित है, जो कि अंतिम 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, तीनों को पूर्ण रूप से अभी हाल ही में बंद कर दिया गया। संबंधित तथ्यों में आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा को अपनाने की योजना बनाई है और इस योजना के तहत देश में बाकी बचे 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र ईसर 2, एम्सलैंड और नेकर वेस्टहैम द्वितीय या फिर 2 को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अक्षय ऊर्जा को अपनाने की योजना के तहत ही जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पर जर्मनी में उसे बंद किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में अभी जो अंतिम 3 बचा हुआ था परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इन तीनों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तीनों को पूर्ण रूप से अभी हाल ही में बंद किया गया है। दरअसल आपको ध्यान रखना, जर्मनी द्वारा 2000 यहाँ पे देखिए 23 3 लेवल के यहाँ पे 23 होगा। जर्मनी द्वारा 2023 में अब तक 16 रिएक्टर बंद किए गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग यहाँ पे सुधार कर लेंगे। 2003 लेवल के 2023 होगा। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है जर्मनी से संबंधित, जो कि अति महत्वपूर्ण है कि एंजेला मर्केल के बाद वर्ष 2021 से जर्मनी की चांसलर जो है ओलाफ स्कोल्ज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंजेला मर्केल एक लंबे समय तक जर्मनी की चांसलर रही थी, लेकिन अभी हाल ही में 2021 से यानी कि वर्तमान में जो जर्मनी के नए चांसलर हैं ये है ओलाफ स्कोल्ज। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने अपने नाम किया। अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पे संबंधित तथ्यों में हमने इसकी चर्चा किया है कि 2023 का पुरुष हॉकी का जो खिताब था ये बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने अपने नाम किया है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद जर्मनी 32 महिला बिलियनियर्स के साथ तीसरे स्थान पर है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
हालांकि महिला बिलियनियर्स में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमने आपको इसी सीरीज के अंतर्गत दिया था। अगर आप बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो निश्चित तौर पर बीपीएससी मेकर पर आप भरोसा करें। यहाँ से खासकर के बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का जो श्रृंखला आपको दिया जा रहा है ये उच्च क्वालिटी का है। निसंदेह यहाँ अगर आप पूरी चीज़ों को विस्तार से पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो आपको कहीं से भी कोई भी मटेरियल आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस कंडीशन यहाँ पर यही है कि रेगुलर आपको पढ़ना है, रेगुलर आपको क्लास को फॉलो करना है। प्रत्येक सुबह आप एक फिक्स टाइम बनाइए कि हमें इस टाइम में हमें करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड करना है और पूरा का पूरा उसका जो सार है, पूरा का पूरा जो उसका एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ना है और चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ना है, तभी ये आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। ये नहीं कि प्रश्न और आंसर पढ़ेंगे बस वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बल्कि प्रश्न और आंसर के अतिरिक्त ये भी इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इस सीरीज की यही तो खासियत है कि आप एक्सप्लेनेशन को देख के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर मजबूत होता है। अगर ये प्रयास जो 2020 से हमने आपके लिए किया है, 2020 से ये सीरीज चल रहा है, अगर आपको लगे कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग आयोग का 12वां सत्र आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत स्पेन आर्थिक सहयोग आयोग का 12वां सत्र अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है ये नई दिल्ली में भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का 12वां सत्र आयोजित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये ध्यान रखना ये 12वां सत्र था, यानी कि 12वां एडिशन था। भारत और स्पेन की बात करें तो इसके राजनीतिक संबंध से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि 1956 में नई दिल्ली में स्पेनिश दूतावास के उद्घाटन के साथ ही भारत और स्पेन के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ था वर्ष 1956 में। हालांकि बात करें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की तो जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय को 1965 में स्पेन में भारत के पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। अति महत्वपूर्ण है, अपनी कॉपी में जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा किया गया, क्योंकि इसके तहत अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा जाना है। तो ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए मुंबई में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। और इसके तहत आपको यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है और भूख और कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो 1961 से संबंधित ये आपको ध्यान रखना कि NCERT की जो स्थापना हुई थी ये 1961 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। NCERT की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट से संबंधित। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने यहाँ पर शामिल किया है कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है। यानी कि यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश के रूप में जो बनकर उभरा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। हमारा अगला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष भी 2023 में सेलिब्रेट किया गया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के थीम अर्थात विषय की बात करें तो डिजिट ऑल अर्थात इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये 2023 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था जो कि 8 मार्च को मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा इल्सा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इल्सा क्या है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इल्सा एक चक्रवाती तूफान है जो कि अभी हाल ही में कहाँ आया है ये भी पूछा जा सकता है। आपको जानकारी दे दूं कि इल्सा जो कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इस दशक में आया सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जितने भी छात्र बीपीएससी मेकर ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, आपको ध्यान रखना आपका अगला प्रैक्टिस पेपर 5वां पेपर जो है ये संडे 23 अप्रैल 2023 को आपके माई टेस्ट सेक्शन में उपलब्ध रहेगा। शाम के 7 बजे सभी लोग एक साथ इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो आपका माई कोर्स सेक्शन है एप्लीकेशन पर, वहां पर 69 बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज का PDF है, आप वहां से तमाम PDF फाइल को भी डाउनलोड कर पाएंगे।
और जो छात्र अभी तक इसे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं निश्चित तौर पर ज्वाइन करें। आपका जो भी टेस्ट सीरीज जहाँ पर छूट चुका है वो सभी आपको मिल जाएगा। जब भी आप ज्वाइन करेंगे वो सभी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसी कोर्स में आपके लिए उपलब्ध कराया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखें जब भी आप इस कोर्स को परचेज करेंगे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद आपको इस कोर्स में भारी डिस्काउंट मिलेगा। आपको ध्यान रखना ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, आपका परीक्षा तिथि है 30 सितंबर 2023 और ये संभावित तिथि नहीं बल्कि ये प्रस्तावित तिथि है बीपीएससी आयोग के द्वारा जो दिया गया है। तो समय नजदीक है, ऐसे में घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करने के लिए इसे जरूर ज्वाइन करें। इसके आधार पर ही आप ये समझ पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। चलिए अब यहाँ पर आ चुके अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कजाकिस्तान के अस्ताना में जो आयोजित हुआ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 ये इसका 36वां संस्करण है, ये भी आप नोट करेंगे। तो इसमें भारत ने कुल मिलाकर 14 पदक अपने नाम किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 ब्रॉन्ज अर्थात कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है 14 पदक अपने नाम किया है। 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज है। कुल मिलाकर 14 पदक भारतीय पहलवानों ने अपने नाम किया और इस प्रकार से भारत 14 पदक जीतकर 7वें स्थान पर रहा। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल मिलाकर 7 पदक जीते और इन 7 पदकों के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 2 रजत और 5 कांस्य इसमें शामिल था। तो इन 7 पदकों के साथ भारतीय महिला टीम जो महिला पहलवानों की जो टीम थी रैंकिंग में 3रे स्थान पर रही। ये आपको ध्यान रखना, महिला के दृष्टिकोण से देखें तो 3रे स्थान पर रहे। जबकि ओवरऑल पुरुष और महिला वर्ग की बात करें तो पदकों की तालिका में यानी कि ओवरऑल भारत जो रहा ये 7वें स्थान पर रहा। एक जानकारी यहाँ पर आपको ये दे दूं कि भारत ने जितने भी पदक यहाँ पर पुरुष वर्ग में जीते हैं वो सभी पदक भारत के हरियाणा राज्य के पहलवानों ने अपने नाम किया फिर भारत को दिलाया है। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें पदक विजेताओं की, वो सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर 14 विजेता की सूची है जो कि आप देखेंगे 1 स्वर्ण 3 रजत और इसके अतिरिक्त 10 कांस्य पदक दिलाया है, जो कि भारत को कुल मिलाकर 14 पदक मिला और आपको ध्यान रखना पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा भारत। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला क्रिकेटर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर वर्ष 2023 की विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है। यह उपलब्धि पाने वाली वह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इस वर्ष 2023 की बात करें तो कुल मिलाकर 5 क्रिकेटरों को चुना गया और इसी दृष्टिकोण से पॉइंट लिखा गया है कि इस वर्ष के टॉप 5 क्रिकेटरों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। दरअसल आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसमें अगर हम बात करें हरमनप्रीत कौर के अतिरिक्त तो न्यूजीलैंड के टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल तथा इंग्लैंड के बेन फॉक्स और मैथ्यू पॉट्स शामिल है। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, बेन स्टोक नहीं बल्कि बेन फॉक्स है जो कि इंग्लैंड के हैं, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करें कि साथ ही सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आप यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि वेदांत माधवन ने 2023 से मलेशिया आमंत्रण आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में होना चाहिए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। आप लोग ऐड कर लेंगे कितने स्वर्ण पदक जीते हैं वेदांत माधवन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुल 5 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। आपको ध्यान रखना, आप यहाँ पर वेदांत माधवन कुछ तस्वीर में देख सकते हैं जो कि आर माधवन के सुपुत्र हैं। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि अभिनेता आर माधवन के सुपुत्र वेदांत माधवन ने 2023 मलेशिया आमंत्रण आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये एक उपलब्धि है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें और साथ ही साथ इसका PDF फाइल आप बीपीएससी मेकर ऐप से निःशुल्क डाउनलोड करें। जो फ्री PDF वाला सेक्शन है आप वहां से इसका PDF फाइल को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए, साथ ही इसे आप स्टडी संबंधित ग्रुप में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।